हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। म्यूचुअल फंड के बारे में आज बात करेंगे। क्लैश ऑफ टाइटल्स कह सकते हैं। ये दो म्यूचुअल फंड्स का डिटेल में रिव्यू करेंगे। आपको पता ही है, जब हम फंड रिव्यू करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिटेल में करते हैं। आई डोंट थिंक एनीवन कम्स नियर अस व्हेन वी डू फंड रिव्यू, राइट। तो उसके बारे में दो फंड्स, मिड कैप फंड्स जो सबसे बड़े हैं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इनके बारे में बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सारा डेटा हमारे फंडोमीटर प्लेटफॉर्म से लिया गया है। तो इस टाइप का डेटा एज ए सेट कभी भी कहीं और नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ फंडोमीटर पे ही मिलेगा। इट इज़ वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव म्यूचुअल फंड रिव्यू प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द कंट्री करेंटली। तो ज़रूर उसको चेक कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। डिस्काउंट्स कूपन भी अवेलेबल हैं, आप ऑफर्स चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज वर्सेस कोटक इमर्जिंग फंड। तो ये बेसिकली मिड कैप फंड्स होता क्या है, क्विकली समझा देते हैं, आपको वैसे तो पता ही होगा। तो सिंपल बाय सेबी गाइडलाइंस, मिड कैप फंड मतलब 65% पैसा मिनिमम जो उनका है वो मिड कैप स्टॉक्स में डलेगा। 65%, ठीक है। 65% से ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 65% डलेगा। और बाकी 35% कहीं भी डल सकता है। लार्ज कैप में डालना है लार्ज कैप में डालो, स्मॉल में डालना स्मॉल में डालो, कैश में रखना है कैश में रखो। कोई उसकी सेबी की तरफ से कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? मिड कैप स्टॉक्स होते हैं जो हमारी जो टॉप कंपनीज हैं उसमें से 101st सबसे बड़ी कंपनी से लेके 250th 150 जो ये कंपनी है, 101 से 250वीं कंपनी, तो ये जो 150 स्टॉक्स हैं इसको मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। और ऑब्वियसली ये चेंज होते रहते हैं। एक एमफी की लिस्ट आती है, उसमें पता चलता है कि इस करंटली नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मिड कैप स्टॉक्स कौन से माने जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल अपन समझा देते हैं। अब क्यों मैं इसको क्लैश ऑफ टाइटन्स बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों फंड्स बहुत बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट में, एक मिड कैप कैटेगरी, क्योंकि एक छोटे स्टॉक्स होते हैं ना कंपेयर टू लार्ज कैप। अगर हम देखें टिपिकली 18,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ के बीच की जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं, एक मोर और लेस, ठीक है। तो अब उसमें अगर हम देखें तो जो एचडीएफसी मिड कैप है उसका ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है। एंड कोटक इमर्जिंग का नंबर 2 सबसे बड़ी मिड कैप फंड है, वो ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में इतने बड़े जो ये फंड्स हैं, और नंबर 1 नंबर 2 है, एचडीएफसी सबसे बड़ा है बाय एयूएम एंड कोटक जो है नंबर 2 है। इंटरेस्टिंगली दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, 2007 में बोथ स्टार्टेड। एचडीएफसी जून में स्टार्ट हुआ था, कोटक जो है मार्च में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फंड मैनेजर्स भी जो हैं अगर हम देखेंगे, दोनों के काफ़ी फेमस फंड मैनेजर्स हैं और वो भी काफ़ी टाइम से हैं। चिराग सेतलवत जो हैं वो एचडीएफसी मिड कैप के फंड मैनेजर हैं फॉर लास्ट 11 ईयर्स, ठीक है। और पंकज टिब्रेवाल जी हैं जो कोटक के हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी के, वो 2010 से, सो लास्ट 13 ईयर्स। तो लॉन्ग फंड मैनेजर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन से फंड हैं, सबसे बड़े फंड हैं, तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक और बहुत बड़ी सिमिलैरिटी पता है आपको, कि दोनों के जो फंड मैनेजर्स हैं वो उस रिस्पेक्टिव फंड हाउस के स्मॉल कैप फंड भी मैनेज करते हैं। तो चिराग जी जो हैं वो एचडीएफसी स्मॉल कैप भी मैनेज करते हैं, और पंकज जी जो है वो कोटक स्मॉल कैप भी मैनेज करते हैं, और वो भी बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो अगर आपको वो उनका कंपैरिजन भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू मेक देयर कंपैरिजन एज वेल, बट वो भी बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो इसका मतलब फंड मैनेजर जो भी फंड मैनेज कर रहे हैं, अगर हम और भी फंड्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है मोस्टली जो ये फंड्स खाते हैं, ठीक है। और इन दोनों का भी परफॉर्मेंस अच्छा, जब ये बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने हैं। अब हम मेजर कंपैरिजंस में स्टार्ट घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंस रेशियो, रेगुलर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी सिमिलर है। 1.58 है एचडीएफसी मिड कैप का, कोटक का 1.55 है। तो अगर आप एडवाइजर के थ्रू कर रहे हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बट अगर आप डायरेक्ट में करना चाह रहे हैं तो बहुत डिफरेंस है। एचडीएफसी मिड कैप 0.9 पे है एंड कोटक जो है वो 0.39 पे है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है डायरेक्ट के एक्सपेंस रेशियो में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ऑलमोस्ट 0.5, विच इज सिग्निफिकेंट फॉर इक्विटी फंड आई थिंक, ठीक है। तो 0.5% का कोटक इमर्जिंग इक्विटी में डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम है, विच इज अ बिग एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, फॉर कोटक इमर्जिंग, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अच्छा, इन दोनों में से एक फंड हमारे उसमें भी है मॉडल पोर्टफोलियो में, जस्ट गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, तो अब एसेट एलोकेशन देखते हैं कितना लार्ज मिड का स्मॉल में कितना है, ठीक है। तो ये ट्रेंड है, अगर आप चार्ट देख सकते हैं, दोनों के चार्ट मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। तो ये ट्रेंड है कि ब्लू कलर जो है वो मिड कैप है, ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 65% तो मिनिमम रखना है। तो अभी एचडीएफसी मिड कैप जो है करंटली, ये 31 मई 2023 का डेटा है, इसमें 70% मिड कैप है उनके पास, 20% स्मॉल कैप है, ठीक है, और सिर्फ 4% लार्ज कैप है। तो मतलब ये तो क्लियरली प्योर मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर है।
ठीक है, लार्ज कैप तो सिर्फ 4% है और कैश उन्होंने 6% रखा हुआ है। यही कोटक देखें तो उनका पास 65% मिड कैप है एंड 13% स्मॉल कैप है। उनके पास फिर भी लार्ज कैप 15% लेके रखा है उन्होंने। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिस्क वाइज मुझे मतलब देख के ऐसा लगता है कि कम रिस्क होगा, देखते हैं बाकी। ठीक है, और कैश इनके पास अराउंड 7% है। ठीक है, और आप ट्रेंड भी देख सकते हैं तो कोटक जो है इट सीम्स अभी ये सारी जो कैटेगराइजेशन है मिड कैप स्मॉल कैप की ये 2017 में हुई थी। उससे पहले जो है फंड्स की एक ऐसे स्ट्रिक्ट कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी। कोई बोलता था मिड कैप फंड बट वो स्मॉल में भी रख सकता था, मतलब उसमें ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि भाई 65% रखना ही है। बट अभी वो स्ट्रिक्टनेस हो गई, वो 2017 से हुई। तो 2017 से पहले अगर आप देखोगे तो मेजरली कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक मेजरली स्मॉल कैप फंड ज़्यादा था, मतलब स्मॉल कैप एलोकेशन ज़्यादा था उसमें। जबकि एसडीएफसी मिड कैप जो है वो मोर और लेस हमेशा से मिड कैप रहा है, बट यस मिड कैप एलोकेशन थोड़ा कम था 2017 से पहले, और लार्ज कैप भी था अच्छा खासा, बट वो उन्होंने कम किया है सिग्निफिकेंटली। लार्ज कैप को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है उन्होंने, एंड दे आर प्योरली नाउ अ मिड एंड स्मॉल कैप फंड अगर हम ओवरऑल देखें एसडीएफसी। लेकिन कोटक के पास फिर भी थोड़ा बहुत अभी भी लार्ज कैप एलोकेशन है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हमें रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सब चीज़ें अपनी सेट करनी चाहिए। ठीक है, अब टॉप स्टॉक्स देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा वेराइटी रहेगी, राइट। एक मतलब सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो अभी सबसे बड़ा जो स्टॉक है करंटली एसडीएफसी के पास, एसडीएफसी मिड कैप के पास, वो है इंडियन होटल्स। ठीक है, और वो 5.16% है उनके पास। और कोटक के पास जो है वो सुप्रीम इंडस्ट्रीज है जो 4% है। ठीक है, उसके अलावा अब अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे तो सब काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। मोस्टली हमारे स्टॉकोमीटर में रिव्यू वगैरह भी रहते हैं, इन सभी कंपनियों के मोर और लेस करते हैं हम। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। ऑब्वियसली मिड कैप स्पेस है तो चीज़ें चेंज भी थोड़ी बहुत ज़्यादा होती हैं, नो डाउट इन इट। तो वो सब चीज़ें हमारी समझना हमें होगा। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड भी, अब ये जो डेटा है एज आई सेड फंडोमीटर के अलावा वो कहीं नहीं मिलेगा, राइट। कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहा। 10 ईयर्स का डेटा मिलता है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 7 ईयर्स का डेटा पेस्ट किया है बिकॉज ऑफ कि 2017 के बाद ही ज़्यादा कैटेगराइजेशन वगैरह सब हुई थी, थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो तभी से हमें को मेजरली डेटा देखना चाहिए एटलीस्ट फॉर दिस कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन होटल्स इनके पास 2017 से है, राइट। कंसिस्टेंटली दे हैव बीन कीपिंग। और अगर हम सारे स्टॉक्स देखें, जो हम यहाँ पर टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट लगाई हुई है मैंने, राइट, तो सबके सब स्टॉक्स एक्सेप्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कम सबके सब स्टॉक्स जो हैं वो मोर और लेस 2 to 3 ईयर्स से हैं इनके पास। तो मतलब चेंजेस टॉप 20 में लास्ट 3 साल से बहुत कम हुए हैं। ठीक है, तो क्लियरली पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना है, सिर्फ 12.5% है एचडीएफसी का। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई इवन विद मिड कैप पोर्टफोलियो, राइट, द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज वेरी लेस। मतलब ले रहे हैं स्टॉक तो क्लियरली लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हमारे इंडियन होटल्स में आपको समझ आएगी कि कोविड के बाद भी, मतलब कोविड में इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ ट्रैवल सेक्टर को, तब भी, एंड ऑब्वियसली ये जो एलोकेशन कम हुआ है वो स्टॉक प्राइस की वजह से कम हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए होंगे। तो उसके बाद भी दे हैव कंसिस्टेंटली केप्ट दिस स्टॉक, दे हैव नेवर सोल्ड दिस। तो ये इससे पता चलता है कि द जो इनकी थॉट प्रोसेस है, उनका जो कन्विक्शन है एचडीएफसी का ऑन फ्यू स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। इंडियन होटल्स हो गया, चोलामंडलम हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, सुंदरम फास्टनर्स हो गया, राइट, बालाकृष्णन इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग। तो ये कब से हैं, 7-7 साल 8-8 साल से हैं। और ये तो मैंने एज आई सेड 7 साल से लिया है डेटा। इसके पहले भी हम देखें तो लंबे टाइम से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत टाइम से इनके पास है। तो कन्विक्शन ड्रिवन फंड है। और सिर्फ एज आई सेड, और टोटल स्टॉक्स कितने, 63 ही स्टॉक्स हैं। बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 38,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो उसमें से सिर्फ 63 स्टॉक्स में दे आर मैनेजिंग दैट। तो काफ़ी एक डिसेंटली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है मिड कैप के हिसाब से, मुझे लगता है। ठीक है, अब हम कोटक में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर ही ट्रेंड दिखता है कि यहाँ पर भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। पीटीआर इनका तो और भी कम है। पीटीआर मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर कितना चेंज हुआ लास्ट ईयर 1 ईयर में, सिर्फ 2.5% का पीटीआर है। यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज आप देखो लगातार 7 साल से कैरी कर रहे हैं। स्कैफलर जो है 7 साल से कैरी कर रहे हैं। परसिस्टेंट भी कंसिस्टेंटली कैरी कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज, वो जो पूरा स्टॉक जो है लास्ट 2-3 साल में ही इतनी ज़्यादा बात होने लग गई है डिफेंस सेक्टर, लेकिन ये जो है 2017 से कैरी कर रहे हैं उसको। तो ये मतलब रिसर्च से भी पता चलता है चीज़ों को, मतलब कैसे थॉट प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म है, और कन्विक्शन समझ आता है कि एक फंड मैनेजर का कि कितना ज़्यादा है। इवन विद बैड टाइम्स दे हैव कैरिड वेरियस स्टॉक्स, ठीक है, जिनका काफ़ी टाइम खराब आया, लेकिन दे स्टिल कैरिड दैट। तो दैट्स व्हाट एज आई सेड कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इन फंड, दोनों फंड्स में।
और ये भी कारण रहा है मेरे को लगता है कि इनके अच्छे परफॉर्मेंसेस का भी, ठीक है, कि कन्विक्शन बेस्ड क्लियरली लगता है ट्रेंड रहा है इनका, ठीक है। सेक्टर वाइज देखते हैं तो करंटली ऑब्वियसली ऑटो एंसिलरी सेक्टर दोनों का नंबर 1 है, जबकि एचडीएफसी मिड कैप का 11% है, इसमें 19% है, ठीक है। और बाकी जो डिफरेंट है, इंजीनियरिंग कैपिटल गुड दोनों में है, केमिकल्स भी है, आईटी भी है, बैंक प्राइवेट, और जो डिफरेंट है वो फाइनेंस सेक्टर इनके पास थोड़ा ज़्यादा है। कोटक में फाइनेंस सेक्टर कम है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी है इनके पास, जैसे हमने देखा इंडियन होटल्स, और इनके पास नहीं है, वो टॉप में नहीं है, मतलब टॉप बाकी छोटा मोटा होगा तो, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंज्यूमर थोड़ी बहुत ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स कैसे रहे हैं, राइट। और हम यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दोनों में कंसिस्टेंसी देखेंगे, क्योंकि एज सेड दोनों बहुत अच्छे फंड हैं, और इसलिए एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना गैदर किया है दोनों ने, ठीक है। तो अगर हम कैलेंडर रिटर्न सबसे पहले, जो सबसे अच्छे मेरे को लगता है कि बेस्ट वे टू जज रिटर्न्स ऑफ ए फंड, वो कैलेंडर रिटर्न। तो ग्रीन कलर मतलब कि दो फंड ने मिड कैप इंडेक्स को भी और मिड कैप कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट किया है, ठीक है। तो 2016 में दोनों ने बीट किया, 2018 में दोनों ने, मतलब नेगेटिव थे रिटर्न लेकिन दोनों ने कम गिरे। 2019 में कोटक डिड वेरी वेल, 8.9% रिटर्न, इनके 0.1 थे, और यहाँ पर तो -2 था इंडेक्स। 2019 में कोटक डिड वेरी वेल। 2020 में सिमिलर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 2021 में अगेन कोटक डिड वेरी वेल, 45.9, बट 2022 में एचडीएफसी डिड वेरी वेल, राइट। कोटक ने 5.1% रिटर्न दिया, और वाईटीडी अगर हम अभी आज तक का डेटा देखें, दैट इज 4 जुलाई 2023 का, तो 17% रिटर्न जो है वो एचडीएफसी मिड कैप दे चुका है, एंड दे हैव बीटन बोथ द मिड कैप। बट कोटक का परफॉर्मेंस वाईटीडी में अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा। तो अगर हम ओवरऑल देखें, राइट, तो लास्ट 7 साल प्लस वाईटीडी में, राइट, तो 4 बार इसने बीट किया है और 4 बार इसने बीट किया है, तो मतलब कंसिस्टेंसी अगेन, राइट, कितना ज़बरदस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की, ठीक है। और बाकी जिसमें बहुत खराब परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल से 2019 में एचडीएफसी मिड कैप का एक खराब परफॉर्मेंस है, अगर हम मिड कैप कैटेगरी एवरेज से देखें, जबकि इंडेक्स से तो फिर भी बेटर किया था, ठीक है। 2021 में भी थोड़ा खराब परफॉर्मेंस है इनका। और अगर हम कोटक इमर्जिंग का देखें तो 2022 कंपेयर टू एचडीएफसी मिड कैप खराब है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों ने बेटर है, ग्रीन होना चाहिए। तो वाईटीडी में एक्चुअली अभी तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस है इनका, कोटक इमर्जिंग का, कि 2023 में अभी तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो ये साइकिल थोड़ी बहुत चलती हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको समझना है कि रिटर्न्स बहुत ही कंसिस्टेंट उन्होंने दिए हैं, ठीक है। ट्रेलिंग रिटर्न्स भी देख लेते हैं। ट्रेलिंग रिटर्न्स अगर हम देखें तो वाईटीडी तो हमने बात कर ही लिया ऑलरेडी, राइट। तो उसके बाद 41.6% रिटर्न जो है 1 ईयर में इसने दिए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है एचडीएफसी मिड कैप का लास्ट 1 साल में, ठीक है। वो वाईटीडी से दिख ही रहा है। और फिर 3 इयर्स अगर हम देखें, और फिर क्वाड्रेंट भी देखें, राइट, कि कौन से क्वार्टाइल में है, टॉप रैंक्स, तो आप देखेंगे कि 1 ईयर में कोटक जो है वो नंबर 3, तो ऑब्वियसली 1 ईयर का परफॉर्मेंस और वाईटीडी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है उनका, लेकिन 5 ईयर और 10 ईयर में दे आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वन ऑफ द बेस्ट। 7 ईयर्स में नंबर 2 क्वाड्रेंट, डिसेंटली गुड। एचडीएफसी का लास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो नंबर 1, नंबर 3 भी नंबर 1 में है, लेकिन 5 ईयर्स में नंबर 3rd, तो एक बैड परफॉर्मेंस रहा है इनका। 5 साल अगर हम देखते हैं तो 5 साल में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है इनका, ठीक है। और उसके बाद ये सेकंड रैंक है और यहाँ फर्स्ट रैंक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली ओवरऑल दिस क्वाड्रेंट एंड एवरीथिंग लुक्स, राइट। तो नंबर ऑफ फंड्स भी कितने हैं, तो अभी 48 फंड्स हैं करेंटली मिड कैप कैटेगरी में। अदरवाइज मतलब अगर हम 10 साल के हिसाब से, 10 ईयर जिन फंड्स ने कंप्लीट किए हैं, 21 फंड्स ने ही 10 साल इस कैटेगरी में कंप्लीट किए, ठीक है। रोलिंग रिटर्न्स अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैरामीटर, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे मोस्टली परफॉर्मेंसेस इनके हैं। 3 ईयर हाईएस्ट रिटर्न्स बेटर देन कैटेगरी एवरेज इंडेक्स, 5 ईयर लोवेस्ट हाईएस्ट दूर बेटर, 7 ईयर लोवेस्ट बेटर, हाईएस्ट में कोटक इमर्जिंग हैज़ अ बेटर, और इसका डिसेंट मतलब थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज से कम रहा, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे हैव बीन। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स ये बहुत इंटरेस्टिंग देखना आप, अगर आप इन फंड्स को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपके रिटर्न 6% से 29% के बीच में रह सकते हैं, ठीक है, पर ईयर, 6 से 29% के बीच में, तो बहुत ज़्यादा गिर। अगर आप 5 ईयर करते हो तो 8 से 20 और या 9 से 21। अगर आप 7 ईयर्स इन फंड को करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना मिड कैप स्मॉल कैप को क्यों लार्ज थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाना चाहिए, 7 ईयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक 15% आपका वर्स्ट परफॉर्मर होगा फंड में अगर ये, ठीक है, और एक बेस्ट परफॉर्मर जो है 19 से 20% रहेगा। तो 15 से 20 के बीच में आपके परसेंट रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड है इन फंड्स में
अगर आप 7 ईयर का होराइजन रखते हो तो इससे पता चलता है कि हमारा मिड कैप कैटेगरी में होराइजन कितना होना चाहिए, कितना 7+ ईयर्स। ये क्लियरली आपको यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। तो आपके रिस्क कितने कम हो रहे हैं, अब रिस्क देख लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिड कैप जो HDFC का मिड कैप फंड है, ठीक है, उसका बीटा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, बट इंडेक्स से, क्योंकि 1 से कम है तो इंडेक्स से कम है थोड़ा, ठीक है। तो इट्स अराउंड 0.91 0.92 के आसपास है। अल्फा 2019-20 में नहीं जनरेट कर पाया ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, राइट, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी एवरेज। इंडेक्स से तो रिटर्न थोड़े बेटर रहे, लेकिन लास्ट एक साल में जो हमने रिटर्न देखा भी, लास्ट एक साल में परफॉर्मेंस HDFC मिड कैप का बहुत अच्छा रहा है, राइट। तो लास्ट एक साल में अचानक से उनका जो अल्फा है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है अल्फा, तो वो 7-8% का अल्फा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो विच इज़ फिनोमिनल। तो लास्ट एक साल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इनकी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी यही बता रहा है कि ओवरऑल रिस्क जो है कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इंडेक्स से कम है, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ हमें रिस्क के हिसाब से भी समझनी है। कोटक में बीटा जो है कम है इवन कैटेगरी एवरेज से, तो कोटक इज टेकिंग लेसर रिस्क। क्यों? लार्ज कैप एलोकेशन देखा था ना हमने, लार्ज कैप एलोकेशन ज़्यादा है इनका कोटक का, ठीक है, इसीलिए रिस्क कम है। 15% का लार्ज कैप एलोकेशन है वहाँ पर, 5-6% का लार्ज कैप एलोकेशन, तो ये चीज़ है। अल्फा कंसिस्टेंटली लगातार ज़्यादा क्रिएट किया इन्होंने, ठीक है, मतलब अगर हम लास्ट 7-8 साल से देखें तो इनका अल्फा कभी भी कैटेगरी एवरेज से गिरा ही नहीं है। दे हैव गॉन डाउन, 2022 अच्छा नहीं रहा और हमने कैलेंडर में देखा ही, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था, लेकिन नाउ दे हैव रिकवर्ड। बट अगेन आई थिंक लास्ट कुछ महीनों से इतना अच्छा रिटर्न नहीं है, तो ये फिर से कम हो जाएगा क्योंकि रिस्क भी कम हो गया ना इनका। ये लास्ट में अभी अल्फा क्यों अच्छा दिखा रहा है, क्यों? पहले रिस्क ज़्यादा लेते थे, ठीक है, कंसिस्टेंटली 0.9, अब रिस्क इन्होंने सिग्निफिकेंटली डाउन कर लिया है अपना, ठीक है। लास्ट मतलब यार रिस्क वॉलेटिलिटी जो भी इनके स्टॉक्स हैं उसमें वॉलेटिलिटी कम हो गई है लास्ट 6-8 महीने में, इसलिए अल्फा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है, वो रिटर्न जबकि इतना अच्छा नहीं है, बट रिस्क इतना सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, तो अल्फा फिर भी अच्छा दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है। और ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन तो कम है ही, तो रिस्क सिग्निफिकेंटली इनका कम हुआ है, बट पहले इतना कम नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी लोग जैसे हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें भी यही चीज़ होती है कि हमारे बीटास वगैरह मोस्टली 0.8 0.9 ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्रिएट होता है, लेकिन ऑब्वियसली अब आपको वो समझना है ना कि भाई इंडेक्स को बीट हो रहा है या कैटेगरी एवरेज, भाई वहां पर रिस्क भी ज्यादा है ना, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, अल्फा कैलकुलेट्स द राइट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, वोलेटिलिटी रिस्क, तो वो चीज हमें समझनी है। तो कोटक कंसिस्टेंटली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा दे रहा है एंड इंडेक्स से ज्यादा दे रहा है, तो एक्चुअली उस हिसाब से अगर हम रिस्क एडजस्टमेंट के हिसाब से देखें तो बेटर परफॉर्मर है ये HDFC से। HDFC जो है मोर ऊपर नीचे वाला परफॉर्मर है और रिस्क भी कंसिस्टेंटली ज्यादा लेता है वो, ठीक है, विद कैटेगरी एवरेज। तो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और भी अगर आपके इस टाइप के फंड कंपैरिजन या फंड रिव्यूज़ आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे आई विल ट्राई टू मेक डिटेल वीडियोज़ ऑन दोज फंड्स एज वेल। अभी आपने हमारी नई म्यूचुअल फंड की बुक देखी है क्या? 3rd एडिशन ऑफ 108 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैव बीन लॉन्च्ड, ठीक है, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको पास फोटोज़ और लिंक वगैरह जो है हम कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक्स और इवन सम एडवांस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में मोर और लेस सब समझ आ जाएगा आपको उसमें, अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, 200 पेजेस समथिंग की है, मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में, थोड़ा अगर 2-2 घंटे लेंगे तो पढ़ सकते हैं। बहुत सब कुछ आपको मेजरली क्या क्या इश्यूज़ हैं, रिस्क क्या है म्यूचुअल फंड्स के साथ, इवन फ्रैंकलिन का इशू बहुत अच्छे से समझा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ज़रूर चेक कीजिए हमारी बुक ऑन म्यूचुअल फंड्स, 108 क्वेश्चन एंड आंसर ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड SIP। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।